अक्सर हाथ में रखे स्मार्टफोन को या टेबल पर रखे कंप्यूटर को देखकर ये ख्याल आता है कि इंसानों ने कितनी जटिल और उन्नत तकनीक बना ली है। मतलब एक छोटी सी चिप है और उसमें दुनिया भर की जानकारी समाई है। हाँ, सही बात है। हम लोग अक्सर अपनी बनाई चीजों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जिन हस्तलिखित नोट्स या स्रोत सामग्री पर हम ये गहराई से चर्चा करने वाले हैं, मतलब इस डीप डाइव में, उसे पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर या कोई सबसे आधुनिक फैक्ट्री भी एक साधारण खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं आप। वो जो असली और सबसे उन्नत मशीनरी है ना, वो कहीं बाहर नहीं है। वो इंसानी शरीर, पेड़ों और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों के भीतर मौजूद है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो विज्ञान के इसी जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस विषय को डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए उसके अंदर कौन सी वो स्वचालित मशीनरी है जो बिना रुके काम करती है। हाँ, जो 24 घंटे चलती रहती है। ऊर्जा कैसे बन रही है, हर कोशिका तक डिलीवरी कैसे हो रही है और शरीर से कचरा बाहर कैसे निकल रहा है, ये सब ना बहुत ही रोमांचक है। और इस विषय की सबसे अद्भुत बात यही है कि इस पूरी प्रक्रिया का हमें एहसास तक नहीं होता। मतलब जब कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है तब भी? बिल्कुल, तब भी उसके भीतर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री पूरी क्षमता के साथ चल रही होती है। इन नोट्स को गहराई से देखने पर ही प्रकृति की जो इंजीनियरिंग है ना, उसका असली पैमाना समझ में आता है। अगर हम बड़े परिदृश्य की बात करें तो जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस उन सभी प्रक्रियाओं का समूह है जो किसी भी जीव के शरीर को टूटने फूटने से बचाती हैं, है ना, और उसे जीवित बनाए रखती हैं। हाँ, बेसिकली मेंटेनेंस का काम करती हैं। अब देखिए, किसी भी फैक्ट्री या मशीन को लगातार चलाने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत क्या होती है? जाहिर है, ईंधन चाहिए होता है। हाँ, बिना ईंधन के तो कोई इंजन काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, और जीवों के मामले में ये ईंधन आता है पोषण से, यानी न्यूट्रिशन से। अच्छा, नोट्स में ना एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन किया गया है इस बारे में। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ और विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ जीवों के बीच। हाँ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि पौधे, वो स्वपोषी हैं, और जो दूसरों पर निर्भर है जैसे इंसान हो गए या जानवर हो गए, वो विषमपोषी हैं। लेकिन यार, पौधों का सिस्टम तो वाकई किसी जादू जैसा लगता है। मतलब वो सिर्फ धूप, हवा और पानी का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ये कैसे संभव है? जादू जैसा लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे विशुद्ध रसायन विज्ञान है। एक पूरी केमिस्ट्री काम कर रही है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाँ, वो जो हमने बचपन में पढ़ा था। बिल्कुल वही। पौधे की जो पत्तियां होती हैं ना, वो किसी सोलर पैनल की तरह काम करती हैं। उनमें क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है जो सीधे सूरज की रोशनी को सोख लेता है। अच्छा। इसके बाद पौधे इसी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से खींचे गए पानी को मिलाते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि उनका असल खाना है, और साथ में ऑक्सीजन भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जटिल तंत्र काम कर रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ये होता कैसे? इसके लिए पत्तियों की सतह पर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा। तो ये रंध्र एक तरह से पौधों की नाक या कह लें कि वेंटिलेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक उपमा है ये। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये छिद्र हर वक्त खुले रहें तो सूरज की गर्मी से पौधे के अंदर का सारा पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, है ना? ऐसे तो पौधा सूखकर खत्म हो जाएगा। यहीं पर तो प्रकृति ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस समस्या का समाधान किया है। ये रंध्र हमेशा खुले नहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये बंद कैसे होते हैं? आए होती हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये पूरी तरह से एक स्वचालित हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब पानी के प्रेशर से? बिल्कुल। जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो इन द्वार कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने से ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और उनका आकार कुछ इस तरह मुड़ जाता है कि बीच का छिद्र खुल जाता है। अरे वाह! और जब जरूरत नहीं होती? जब पानी बाहर निकलता है तो ये कोशिकाएं वापस सिकुड़कर सीधी हो जाती हैं और वो जो छेद है वो बंद हो जाता है। ये तो किसी बहुत ही स्मार्ट सेंसर वाले दरवाजे की तरह है जो जरूरत पड़ने पर ही खुलता है। नोट्स में मरुस्थलीय पौधों के मामले में तो ये और भी रोचक बताया गया है। हाँ, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी होती है। बिल्कुल, वो पानी बचाने के लिए अपने रंध्र दिन में नहीं बल्कि सिर्फ रात में ही खोलते हैं। खैर, पौधों से आगे बढ़कर अगर विषमपोषी जीवों की बात करें तो इंसानों की मशीनरी तो बहुत ही जटिल है।
बहुत ज्यादा। लेकिन इन नोट्स में ना अमीबा का जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। हाँ, अमीबा, वो तो सिर्फ एक कोशिका वाला जीव है ना? बिल्कुल, सिर्फ एक सिंगल सेल। उसका ना कोई मुंह है, ना पेट है, और ना ही कोई पाचन तंत्र है। तो फिर वो खाना कैसे खाता है? मतलब बिना मुंह के? अमीबा का खाने का तरीका असल में एक 3D ट्रैप या कह लें कि एक जाल की तरह है। क्योंकि ये एक कोशिकीय है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। हाँ, वो अपनी शेप बदलता रहता है। सही कहा। जब भी इसके आसपास कोई भोजन का कण तैरता हुआ आता है तो अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली को आगे की तरफ धकेलता है और उंगलियों जैसी संरचनाएं बना लेता है। उंगलियों जैसी? हाँ, इन्हें कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब ही है नकली पैर। ये कूटपाद उस भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो मतलब वो अपने शिकार को पूरी तरह से निगल कर अपने शरीर के अंदर ही एक चलता फिरता पेट बना लेता है। नए बने हुए पेट को खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी रिक्तिका के अंदर जटिल भोजन को तोड़कर सरल पदार्थों में बदला जाता है। और जो पच जाता है उसका क्या? जो पच जाता है वो पूरी कोशिका में घुल जाता है और जो कचरा बचता है उसे कोशिका की सतह की ओर ले जाकर बस बाहर फेंक दिया जाता है। बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट सिस्टम है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पोषण के लिए जो 5 बुनियादी चरण हैं, अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण यानी उसका इस्तेमाल करना, और बहिर्क्षेपण मतलब कचरा बाहर निकालना, हाँ। ये सिर्फ अमीबा में ही नहीं बल्कि इंसानों में भी होते हैं। बस पैमाने और जटिलता का फर्क है। और इंसानी जटिलता की बात करें तो इन नोट्स को पढ़कर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है जो मुझे थोड़ा उलझा रही है। अच्छा, कैसी तस्वीर? देखिए, मानव पाचन तंत्र, जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो मुंह से लेकर गुदा तक एक ही लंबी नली है। नोट्स के अनुसार इसकी कुल लंबाई लगभग 9 मीटर यानी 30 फीट है। हाँ बिल्कुल, 30 फीट लंबी नली हमारे इस छोटे से पेट में कुंडलित होकर बैठी है। तो अब मैं ये विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं एक सेब खाकर तुरंत शीर्षासन करने लगूं, मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं, तो क्या वो सेब गुरुत्वाकर्षण के कारण मेरे गले में अटका रहेगा? मतलब खाना नीचे की तरफ जाता कैसे है? ये उलझन बहुत आम है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि खाना पाइप में डाले गए पत्थर की तरह सीधे नीचे गिरता है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। हमारी जो आहार नाल है वो कोई खोखला प्लास्टिक का पाइप नहीं है। इसकी दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जो क्रमानुकुंचन गति करती हैं। क्रमानुकुंचन गति, इसे अंग्रेजी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं ना? हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसे समझने के लिए आप टूथपेस्ट की ट्यूब की कल्पना कर सकते हैं। टूथपेस्ट की ट्यूब? हाँ, जैसे अगर आप ट्यूब को पीछे से दबाते हैं तो पेस्ट आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह हमारी आहार नाल की जो मांसपेशियां हैं वो भोजन के ठीक पीछे एक लयबद्ध संकुचन पैदा करती हैं। अच्छा। तो वो एक लहर की तरह भोजन को आगे धकेलती हैं। बिल्कुल। इसलिए शीर्षासन करते हुए या अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी खाना सीधा आमाशय या पेट की तरफ ही जाएगा। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन गई दिमाग में। मांसपेशियों की वो लहर खाने को लगातार आगे धकेल रही है और इस सफर में सिर्फ धकेलना ही नहीं हो रहा है बल्कि खाने को तोड़ना भी शामिल है। हाँ, पाचन तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि हमारी लार ग्रंथि से एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है जो कि एक कैंची की तरह काम करता है। वो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को छोटे टुकड़ों में काट देता है। सही कहा। लेकिन जो असली एक्शन है वो तो आमाशय यानी हमारे पेट में शुरू होता है। हाँ, पेट तो वास्तव में एक बायोकेमिकल मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। बिल्कुल। यहाँ भोजन को मथा जाता है और उसमें कई रस मिलाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। लेकिन नोट्स के हिसाब से ये पेप्सिन बहुत ही नखरे वाला एंजाइम है। हाँ, क्योंकि वो तभी काम करता है जब आसपास का माहौल अम्लीय हो यानी एसिडिक हो। इसलिए हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का स्राव करता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। और शायद भोजन में मौजूद बैक्टीरिया भी मर जाएं इसी एसिड से। बिल्कुल। पर रुको, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो इतना तेज तेजाब है कि अगर वो त्वचा पर गिर जाए तो उसे पूरी तरह जला सकता है। हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये हमारे अपने पेट को अंदर से क्यों नहीं जला लेता? पेट की दीवारें भी तो मांस की ही बनी है ना? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है।
इस खतरनाक अम्ल से पेट को बचाने के लिए प्रकृति ने एक बहुत ही अचूक ढाल बनाई है। वो क्या है? आमाशय की भीतरी दीवार लगातार श्लेष्मा यानी म्यूकस नाम का एक गाढ़ा और चिकना पदार्थ छोड़ती रहती है। ये श्लेष्मा पेट की पूरी दीवार पर एक मोटी परत बना लेता है। अच्छा, तो ये परत उस अम्ल को पेट की कोशिकाओं तक पहुंचने ही नहीं देती? एकदम सही। और अगर किसी कारण से ये श्लेष्मा कम हो जाए तो वही अम्ल पेट की दीवार को नुकसान पहुंचाने लगता है। ओह, जिसे हम अल्सर कहते हैं। हाँ, पेट के अल्सर इसी वजह से होते हैं। इसके बाद ये अम्लीय भोजन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, जो नाम की ही छोटी है लेकिन असल में लगभग 6 मीटर लंबी होती है। हाँ, 6 मीटर। और असली रासायनिक काम तो इसी छोटी आंत में होता है। यहाँ 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में आते हैं, यकृत यानी लिवर और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। क्योंकि खाना पेट से आया है तो वो अभी भी बहुत अम्लीय है। बिल्कुल, इसलिए यकृत यहाँ अपना पित्त रस या बाइल जूस भेजता है जो उस भोजन को क्षारीय बनाता है। क्षारीय मतलब एल्कलाइन बनाता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? इसके पीछे भी एक कारण है। अग्नाशय से जो एंजाइम आते हैं ना, जैसे ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के लिए है और लाइपेस जो वसा के लिए है, वो अम्लीय माध्यम में काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसलिए पित्तरस का क्षारीय होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके अलावा पित्तरस वसा या फैट की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में भी तोड़ देता है ताकि एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सकें। मतलब ये सब होने के बाद भोजन पूरी तरह से तरल और पच सकने वाले सरल अणुओं में बदल जाता है। बिल्कुल। और फिर छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद दीर्घ रोम यानी विली काम में आते हैं। नोट्स में इनका विवरण बहुत दिलचस्प है। हाँ, विली तौलिए के रेशों या कह लें कि उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। अगर आंत की दीवार बिल्कुल सपाट होती तो भोजन बहुत कम जगह पर छूता, लेकिन इन विली की वजह से जो सतह का क्षेत्रफल है वो कई गुना बढ़ जाता है। सही बात है। और क्षेत्रफल बढ़ने से पचे हुए पोषक तत्व तेजी से सोखकर खून में मिला दिए जाते हैं, वरना सारा खाना बिना अवशोषित हुए ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब हमारे पास विली के जरिए सोखा गया ग्लूकोज है जो खून में मिल चुका है। लेकिन अगर हम अपनी वो पुरानी फैक्ट्री वाली उपमा पर वापस जाएं, तो पाचन तंत्र ने सिर्फ कोयले को फैक्ट्री के अंदर पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल, सिर्फ ईंधन पहुंचाया है। सिर्फ कोयला होने से तो भट्टी नहीं जलती ना। हाँ। जब तक उस कोयले को जलाया नहीं जाएगा, मशीन चलाने के लिए ऊर्जा या बिजली कैसे बनेगी? और यहीं पर आता है जैव प्रक्रम का सबसे अहम हिस्सा। ग्लूकोज सिर्फ एक संभावित ऊर्जा है। उस ग्लूकोज के अणु को तोड़कर असली ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया को ही हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी गलतीफहमी होती है। लोगों को लगता है कि सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन दोनों एक ही चीजें हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, बस हवा को फेफड़ों में भरना और बाहर निकालना। ठीक है। लेकिन श्वसन वो रासायनिक प्रक्रिया है जो शरीर की हर एक कोशिका के अंदर चलती है, जिसे कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऊर्जा बनाने के लिए हवा का सफर देखते हैं। हवा नाक से होते हुए गले की श्वास नली या ट्रेकिया में जाती है। नोट्स में एक बहुत ही विजुअल तथ्य है कि श्वास नली में सी आकार के उपास्थि वलय होते हैं जिन्हें कार्टिलेज रिंग्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मुझे वैक्यूम क्लीनर के पाइप की याद दिलाता है। वैक्यूम के पाइप में प्लास्टिक के सख्त छल्ले होते हैं। अगर वे छल्ले ना हों और अंदर तेजी से हवा खींची जाए तो वैक्यूम बनते ही पाइप तो पिचक जाएगा। क्या श्वास नली के इन छल्लों का भी बिल्कुल यही काम है? ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो श्वास नली में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। अच्छा। अगर ये कार्टिलेज के छल्ले ना हो तो वो नली तुरंत पिचक सकती है और दोबारा सांस खींचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बाप रे। तो ये छल्ले श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं। हवा वहां से आगे बढ़कर फेफड़ों में जाती है, जो छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ते जाते हैं और अंत में गुब्बारों जैसी संरचनाओं में खुलते हैं, जिन्हें कूपिका या एल्वियोली कहते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं कूपिकाओं में गैसों का असली एक्सचेंज या विनिमय होता है। इन कूपिकाओं का तंत्र इतना विशाल है कि नोट्स के मुताबिक अगर इंसानी फेफड़ों की सारी कूपिकाओं को खोलकर बिछा दिया जाए तो वे एक पूरे टेनिस कोर्ट को ढक लेंगी। हाँ, अब सोचिए कितना बड़ा सरफेस एरिया है। और इतनी बड़ी सतह इसलिए होती है ताकि हवा से ज्यादा ऑक्सीजन तुरंत खून में घुल सके और खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वापस कूपिकाओं में आ सके ताकि उसे सांस के जरिए बाहर फेंका जा सके। बिल्कुल।
अब खून इस ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हाँ, कोशिका के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बचपन से कोशिका का पावर हाउस पढ़ते आए हैं। हाँ, द पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल, वो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को पूरी तरह तोड़ देता है। इसके नतीजे में ऊर्जा बनती है, जो एटीपी के रूप में होती है, और साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हो, तब क्या होता है? नोट्स में अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी जिक्र है। हाँ, देखिए, जब ऑक्सीजन नहीं होती तब भी ऊर्जा तो बनानी ही पड़ती है। यीस्ट जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन होता है, जहां ग्लूकोज टूटकर एथेनॉल यानी शराब और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया इंसानों की मांसपेशियों में भी हो सकती है। इंसानों में? वो कैसे? जब कोई इंसान बहुत तेज दौड़ता है या अचानक भारी कसरत करता है, तो मांसपेशियों को जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, फेफड़े उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। हाँ, सांस फूलने लगती है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती हैं। ये तो एक तरह से शरीर का इमरजेंसी जनरेटर चालू करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ये इमरजेंसी जनरेटर ऊर्जा तो देता है, लेकिन ग्लूकोज पूरी तरह टूट नहीं पाता। इस अधूरे टूटने की वजह से एक नया रसायन बनता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड। हाँ, ये लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जमा होने लगता है, तो इसी वजह से हमें दर्द या क्रैम्प्स महसूस होते हैं। ओ, तो वर्कआउट के बाद जो मसल्स में दर्द होता है वो इसी वजह से। बिल्कुल। और कुछ दिनों बाद जब हम आराम करते हैं और ऑक्सीजन वापस भरपूर मात्रा में मिलने लगती है, तो ये लैक्टिक अम्ल टूट जाता है और वो दर्द खत्म हो जाता है। ये तो जिम जाने वालों के लिए बहुत काम की जानकारी है कि उस दर्द का असली कारण क्या है ना? तो अब इस पूरी चर्चा को अगर जोड़ें, हमारे पास पाचन से आया हुआ खाना यानी ग्लूकोज है। हाँ। और श्वसन से आई हुई ऑक्सीजन भी है। हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ी भौतिक समस्या है। फेफड़े तो हमारी छाती में हैं और ग्लूकोज आंतों में है। इन दोनों को मिलाकर शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर दिमाग की आखिरी कोशिका तक कैसे पहुंचाया जाए? इन चीजों को खुद तो तैरना आता नहीं है। और यहीं पर शरीर का हाईवे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क काम आता है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस पूरे हाईवे नेटवर्क का जो मेन इंजन है वो हमारा हृदय है। बिल्कुल, हमारा दिल। और मानव हृदय कोई साधारण पंप नहीं है। ये एक बहुत ही मस्कुलर और जटिल पंप है, जिसमें 4 कोष्ठक या चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 आलिंद यानी एट्रियम और नीचे के 2 निलय यानी वेंट्रिकल। नोट्स में इसे दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा गया है। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है कि रक्त को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए हृदय के अंदर से 2 बार गुजरना पड़ता है। 2 बार? यार, ये थोड़ा अकुशल या इनएफिशिएंट नहीं लगता? मतलब एक ही बार में पूरे शरीर में क्यों नहीं पंप कर दिया जाता खून को? देखने में लग सकता है, लेकिन इसे अकुशल नहीं बल्कि अति कुशल या हाइपर एफिशिएंट कहना चाहिए। वो कैसे? देखिए, इंसान और पक्षी वार्म ब्लडेड जीव होते हैं। इसका मतलब है कि बाहर का मौसम चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, हमारे शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। करीब 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। और इस तापमान को बनाए रखने के लिए हमें भयंकर मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि फेफड़ों से आया शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला रक्त और शरीर से लौटा अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आपस में जरा भी न मिले। अच्छा, तो ये 4 कोष्ठक और दोहरा परिसंचरण यही सुनिश्चित करते हैं कि मिक्सिंग ना हो? एकदम सही। हृदय का दायां हिस्सा सिर्फ अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके फेफड़ों में धकेलता है और बायां हिस्सा फेफड़ों से आए ताजे शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भारी दबाव के साथ पंप करता है। और ये मशीन इतनी शक्तिशाली है कि 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कती है और हर धड़कन के साथ लगभग 70 मिलीलीटर खून पंप करती है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स पढ़ते समय ना मेरी एक बहुत पुरानी उलझन सामने आ गई। ये धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन के बीच का अंतर हमेशा कंफ्यूज करता है। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ये उलझन बेसिकली दबाव या प्रेशर से जुड़ी है। मैं समझाती हूँ। धमनी या आर्टरी वो नली है जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों तक ले जाती है। ठीक है। क्योंकि हृदय अभी अभी रक्त को पूरी ताकत से पंप कर रहा होता है,
तो धमनियों में रक्त का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, प्रेशर हाई होता है। हाँ। और इस झटके और दबाव को सहने के लिए धमनियों की दीवारें बहुत मोटी और लचीली होती हैं। इनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। बस एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, जो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। तो अगर धमनी उच्च दबाव वाले फायर होज पाइप की तरह है, तो शिरा क्या है? शिराएं यानी वेन्स वो नलियां हैं जो शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। तो मतलब वापसी का रास्ता। हाँ, और तब तक रक्त का दबाव बहुत कम हो चुका होता है, इसलिए शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। लेकिन अगर दबाव कम है तो एक खतरा भी तो होगा, खून वापस पीछे की तरफ लौट सकता है, खासकर जब पैरों से ऊपर दिल तक आ रहा हो। बिल्कुल सही पकड़ें आप। इसी वजह से शिराओं के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व खून को सिर्फ एक ही दिशा में यानी हृदय की ओर जाने देते हैं, पीछे नहीं लौटने देते। ये तो हो गई डिलीवरी के रास्ते। अब बात करते हैं उन ट्रकों की जो ये सारा सामान ढोते हैं, यानी हमारा रक्त। खून देखने में तो सिर्फ एक लाल तरल लगता है, लेकिन नोट्स में इसके घटकों को बहुत बारीकी से बांटा गया है। हाँ, खून का 55% हिस्सा असल में प्लाज्मा नाम का एक पीला सा तरल पदार्थ है। पीला तरल? खून तो लाल होता है। हाँ, वो मैं बताती हूँ। इसी प्लाज्मा में पचा हुआ खाना, हार्मोन और बहुत सारी चीजें तैरती रहती हैं। बाकी का जो 45% हिस्सा है वो रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स हैं। और इन कणिकाओं का विज्ञान बहुत विस्तृत है। सबसे ज्यादा संख्या में लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी होती हैं। बिल्कुल, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। अच्छा। फेफड़ों में जाते ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, जैसे बस में सवारियां बैठती है ना। हाँ। और फिर कोशिका में पहुंचकर वो ऑक्सीजन उतर जाती है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल दिखता है। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC भी होती हैं, जिन्हें नोट्स शरीर के सैनिक कहते हैं। हाँ, इनका जीवन काल तो सिर्फ कुछ दिनों का होता है, लेकिन ये बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को पहचानकर उन्हें नष्ट कर देती है। और अगर कोई नली कट फट जाए तो लीकेज रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम आती हैं, जो खून का थक्का जमा देती हैं। नोट्स में ब्लड ग्रुप्स जैसे A, B, AB और O का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते, और AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब सर्वग्राही है। और इस पूरे सिस्टम का प्रेशर और धड़कन नापने के लिए डॉक्टर जो बांह पर पट्टा बांधते हैं उससे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, और दिल की धड़कन सुनने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप। बिल्कुल सही। तो अब तक की कहानी ये है कि खाना खाया गया, उसे पचाया गया, हवा से ऑक्सीजन ली गई, खून के हाईवे के जरिए सबको एक साथ कोशिकाओं तक पहुंचाया गया, और ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा बना दी। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन किसी भी फैक्ट्री में जब भट्टी जलती है और ऊर्जा बनती है तो कुछ जहरीला धुआं या रासायनिक कचरा भी तो पैदा होता है। अगर ये कचरा शरीर में ही जमा होता रहे तो पूरी मशीनरी ठप पड़ जाएगी। और ये कोई मामूली कचरा नहीं है। कोशिकाओं में जब प्रोटीन टूटता है तो बहुत ही जहरीला नाइट्रोजन युक्त कचरा पैदा होता है, मुख्य रूप से यूरिया। हाँ, ये यूरिया सीधे खून में मिल जाता है। अगर इसे तुरंत बाहर न निकाला जाए तो ये शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी कचरे के प्रबंधन के लिए शरीर में उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से एक जोड़ी गुर्दे यानी किडनी, उनसे जुड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। हाँ, लेकिन नोट्स को देखकर लगता है कि असली इंजीनियरिंग का कमाल तो किडनी के अंदर बैठे सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स में है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। बिल्कुल। आप जानते हैं, एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख एक किडनी में? हाँ, और नेफ्रॉन की कार्यप्रणाली को समझना शरीर के सबसे जटिल तंत्रों में से एक को समझना है। वो कैसे काम करते हैं? नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में एक कप के आकार का बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल होता है। इसके अंदर खून की नलियों का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अच्छा। जब खून भारी दबाव के साथ इस गुच्छे से गुजरता है तो वो छन जाता है। इस छनाई में खून की कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन यूरिया, पानी, ग्लूकोज और जरूरी लवण छनकर नेफ्रॉन की नली में आ जाते हैं।
नेफ्रॉन की ये कार्यविधि मुझे घरों में लगने वाले स्मार्ट वाटर फिल्टर यानी आरओ की याद दिलाती है। वो कैसे? देखिए, एक साधारण छलनी जो होती है वो सब कुछ छानकर बाहर फेंक देती है, लेकिन स्मार्ट फिल्टर पानी को छानता है, अशुद्धियां निकालता है। लेकिन अगर उसमें जरूरी मिनरल्स बाहर जा रहे हों तो वो एक दूसरे रास्ते से उन्हें वापस पानी में मिला देता है। नेफ्रॉन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है ना। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को एकदम स्पष्ट कर देती है। अगर नेफ्रॉन सिर्फ छानने का काम करता तो शरीर का सारा ग्लूकोज और रोज का लगभग 180 लीटर पानी यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता। बाप रे, 180 लीटर! हाँ, इसलिए जैसे जैसे ये छना हुआ तरल नेफ्रॉन की लंबी नली से आगे बढ़ता है, नली की दीवारें शरीर के लिए जो भी जरूरी पानी, ग्लूकोज और अमीनो एसिड हैं, उन्हें वापस खून में अवशोषित कर लेती हैं। यानी रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। बिल्कुल। इस चयनात्मक पुनरावशोषण या सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो पीला तरल बचता है, जिसमें सिर्फ कचरा और एक्स्ट्रा पानी होता है, वही यूरिन है। ये तो एक बेहद ही परिष्कृत और एडवांस प्रणाली है। लेकिन कभी-कभी संक्रमण, चोट या खराब जीवन शैली की वजह से ये फिल्टर मशीन काम करना बंद भी कर देती है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा होता है। ऐसी स्थिति के लिए नोट्स में डायलिसिस का उल्लेख किया गया है। जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, तो उसके शरीर से यूरिया निकालने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया में मरीज का खून एक मशीन से गुजारा जाता है। हाँ, इस मशीन में ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो खून से यूरिया और कचरे को बाहर खींच लेते हैं और फिर साफ खून को वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। ये मशीन पूरी तरह से किडनी के काम की ही नकल करती है। इंसानों और जानवरों में कचरा निकालने की ये मशीनरी बहुत ही उन्नत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है मेरे। क्या सवाल? क्या पेड़ पौधे भी वॉशरूम जाते हैं? मतलब उनके अंदर भी तो लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग या सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, तो फिर वो कचरा कैसे निकालते हैं? असल में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं, वो उनके लिए एक अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ ही है। एक मिनट, पौधों के लिए जो गैस कचरा है वही पूरी इंसानियत और बाकी जीवों के लिए जीवनदायिनी सांस है? बिल्कुल, पौधों की प्रक्रियाएं हमसे बहुत अलग हैं। इसके अलावा पौधे अपना बचा हुआ ठोस या तरल कचरा अपनी पुरानी पत्तियों में जमा कर देते हैं। अच्छा, और जब पत्ती कचरे से भर जाती है तो वो पीली होकर पेड़ से गिर जाती है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेड़ों के तनों से रेजिन या गोंद रिश्ता रहता है। हाँ, बिल्कुल देखा है। ये भी उनका जमा हुआ कचरा ही है, जिसे वे पुराने जाइलम ऊतकों में इकट्ठा करते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। यार, ये जानकारी तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। अगर इस पूरी लंबी चर्चा का एक सारांश निकाला जाए तो जीवों में एक कोशिका वाले अमीबा से लेकर विशालकाय पेड़ों और जटिल इंसानी शरीर तक हर जगह जीवन को चलाए रखने का ये चक्र एक बेहद संतुलित प्रणाली है। एकदम सही। हम सांस ले रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, खून दौड़ रहा है और ये सब बिना हमारे चेतन दिमाग के हस्तक्षेप के लगातार चल रहा है। और इस पूरी मशीनरी और प्रकृति के डिजाइन को गहराई से समझने के बाद इन हस्तलिखित नोट से जो सबसे गहरा और आखिरी विचार निकल कर आता है, वो ये है कि प्रकृति के शब्दकोश में कचरा या वेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें कि प्रकृति में कचरा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति न एक क्लोज्ड लूप में काम करती है। जो एक प्रजाति के लिए जहरीला अपशिष्ट है, वो दूसरी प्रजाति के लिए अस्तित्व का आधार बन जाता है। जैसे पौधों की छोड़ी हुई ऑक्सीजन? बिल्कुल, पौधों का कचरा यानी दिन के समय निकलने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। उनका निकाला हुआ गोंद और रेजिन इंसानों के लिए बहुमूल्य पदार्थ है। और उसी तरह इंसानों के श्वसन से निकला हुआ कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए उनके भोजन का मुख्य कच्चा माल है। हाँ, इस बड़े चक्र में एक का कचरा वास्तव में दूसरे का खजाना है। एक का कचरा दूसरे का खजाना, ये वाक्य वास्तव में चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है।
ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब भी कोई इंसान अपने फोन या कंप्यूटर को देखे तो उसे एक पल के लिए अपनी सांसों और धड़कनों की उस खामोश सिम्फनी पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे जटिल और सबसे जादुई तकनीक किसी कारखाने में नहीं बनी है, बल्कि वो त्वचा के ठीक नीचे हमारे सीने और पेट के भीतर 24 घंटे काम कर रही है। प्रकृति के इस अद्भुत संतुलन और जीवन की इन प्रक्रियाओं को करीब से समझने वाली आज की इस गहन चर्चा को हम इसी विचार के साथ विराम देते हैं। दुनिया को और अपने शरीर को इस नए वैज्ञानिक और गहरे नजरिए से देखते रहिए।